अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर आईसीजे की जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट आया है आईसीजे की जानिब से कुलभूषण जाधव केस में, वो ये सबसे बड़ी खबर है। और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक विन, वो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सज़ा ख़त्म नहीं हुई। याद रहे कि उसकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, लेकिन भारत कब से ये ढंडोरा पीट रहा है कि उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है। दूसरा, जो भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है इस वक्त अपने प्रिंट पब्लिकेशंस पर, ऑनलाइन मीडिया के ऊपर और ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर, वो है भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पाकिस्तानी कैद में नहीं रहेगा। ये भी झूठ है और हमारी ही कैद में रहेगा। इसके अलावा जो और बहुत सारे वो अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां, जैसे कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं। ये जो दो सबसे बड़ी अहम जो इस वर्डिक्ट में चीजें वो सामने ये है कि हमारी ही कैद में रहेगा भारतीय जासूस, जो भारतीय दहशतगर्द है वो हमारे पास रहेगा। दूसरी जानिब कुछ मैं आपको केस के हवाले से बताती चलूं तो सबसे पहले जो जज है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान डिड नॉट चैलेंज द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये वो बात है जो कि मैं एक साल से कहती चली आ रही हूँ कि ये आईसीजे की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। वो एक एस्पेनॉज केस था, यानी वो हमारे मुल्क में जासूसी कर रहा था, हमारे मुल्क में इंसर्जेंसीज के प्लान कर रहा था। बलोचिस्तान में उसने हालात ख़राब किए, कराची में उसने हालात ख़राब किए। ये तमाम तर जो सिनेरियो था ये एक एस्पेनॉज का था और क्लियर कट एस्पेनॉज केस था, और इसमें किसी भी मुल्क में सजाए मौत की सजा होती है। तो आईसीजे इस केस की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। पाकिस्तान की उस वक्त जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उनको एक केस चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने पैनामा के केसेस में फंसी हुई थी इसीलिए उन्होंने इसको इग्नोर किया, या हमारी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी उनकी नज़रों में कुछ नहीं है, उनको नहीं लगता कि इस किस्म के जो कोई भी हमारे मुल्क के मामलात हैं वो हमारी रेपुटेशन को डैमेज करेंगे। उन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया इस मामले को। अगर पाकिस्तान उस वक्त नहीं जाने देता इस केस को आईसीजे में तो ये तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेज ही ना होते। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये फैसला कोई अब भी इंडिया की हक में नहीं आया, जो इंडिया वहां पर खुश हो रहा है और झूठी विक्ट्री मना रहा है। हमेशा झूठी विक्ट्री मनाता है भारत। आज डिटेल में इस जजमेंट के ऊपर बात करेंगे, इस वर्डिक्ट के ऊपर। साथ ही साथ हम कुछ मुल्क के हालात के हवाले से भी बात करेंगे। अरशद मलिक के जो जज साहब थे उनके हवाले से भी, जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी उस पर बात करेंगे। थोड़ी इकोनॉमी के ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब साहब, और उनके साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। और आज दोनों तज्जियाकार जी पूरा जो है इकॉनमी, आप जानते हैं इनको कि इकॉनमी से बहुत गहरा ताल्लुक है इनका, FPCCI में भी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमने आज इसीलिए तज्जियाकार दो ज़रूरी समझे क्योंकि इस वर्डिक्ट के ऊपर डिटेल बात करनी है हमने। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं गुफ्तगू को सिलसिला यहीं से जारी रखती हूँ। इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने आपको बताया कि हम आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली कुलभूषण जाधव के वर्डिक्ट के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं असद महमूद, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे जानते हैं इस वर्डिक्ट के हवाले से। सर, आप क्या समझते हैं ये कैसा फैसला है पाकिस्तान के लिए? जी, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं असद साहब से। यहाँ पे स्टूडियो पे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे कैप्टन रिटायर्ड अदीब साहब से, कि क्योंकि उनका भी ऑब्वियसली मिलिट्री से ताल्लुक़ रह चुका है और वो इस तरह के केसेस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं अपनी। सर, ये जो वर्डिक्ट आया है, इंडिया कह रहा है कि हमारी जो है इसमें विन है इसमें, और पाकिस्तान कह रहा है हमारी इसमें जो है विन है। मैं खुद नेवल ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूँ, और ये कुलभूषण साहब सर्विंग कमांडर थे नेवी के। जब इनको पकड़ा गया और जो उनके साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से केस डील किया गया, ये समझने की ज़रूरत है। ओनली देन यू कैन कम टू कंक्लूजन कि क्या हुआ। जो प्रोटोकॉल एज ए कमांडर पाकिस्तान वाले को मिलता है उसी तरीके से उनको दिया गया। इनको डिफेंस की पूरी सहूलियत मुहैया की गई और एक कोर्ट मार्शल हुआ जो कि होना चाहिए था। और उस कोर्ट मार्शल के दौरान जो भी सहूलियात इनको मिलनी चाहिए थी एज ए नेवल ऑफिसर सर्विंग पाकिस्तान वाले को, वो उनको दी गई, इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफ काउंसिल जो कि बाहर से भी आप ला सकते थे। वो पूरा केस चलने के बाद सारे सबूत के मौजूद में इनका अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद एक डिसीजन आया जिसमें कोर्ट मार्शल ने इनको डिसाइड किया कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए। आपका जो इंट्रो था जिसमें गवर्नमेंट की आपने बात की, गवर्नमेंट ने एट दैट टाइम नवाज शरीफ
और मोदी की जो अपनी पर्सनल थी, मेरे नज़र में दिस वाज अ सैबोटाज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू अलाउ दिस थिंग टू गो टू द कोर्ट। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई अमल दखल नहीं होता। हमारा नेवी का जहाज 2 साल पहले हमारे ही हुदूद में समंदर पे इसने इंडियन ने शूट डाउन किया था। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, उन्होंने इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी आर्बिट्रेशन और उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि जी आपस में। देखिए ये तो एक क्लियर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। मैं आपसे इस पे डिटेल भी जानूंगी और बेग साहब से भी इस पर जानूंगी, लेकिन हमारा जो राब्ता है वो हो गया है असद साहब से, उनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। सर, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट केस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया वाले बड़े जिसको कहते हैं कि वो खुशियां मना रहे थे कि जी पता नहीं जब फैसला आएगा तो क्या होना है। मेरा ख्याल है अगर फैसले की बात आप देखें तो ना तो उन्होंने कोई सेट असाइड किया किसी तरह की पनिशमेंट को कि जो कि मिलिट्री कोर्ट था उसने दिए, ना कहा जी कि आप उसको आज़ाद कर दें, ना किसी और तरह की, एक्सेप्ट कहा जी कि आप इसको अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए एट योर ओन चूजिंग आप इसको एक सूटेबली रिव्यू कर लीजिए। वो तो आपका आर्टिकल 199 भी बेसिकली उसके अंदर ये मैं समझता हूँ सहूलत मौजूद है कि आप उसके अंदर आप वो एक रिव्यू में जा सकते हैं। जो दूसरी काउंसलर एक्सेस की बात आप करते हैं तो मेरा ख्याल है ये एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है नवे, अगर देखा जाए आईसीजे ने, कि मतलब एक शख्स को जासूसी तो छोटा लफ्ज है ना, ही इज बीन डूइंग द टेररिज्म इन पाकिस्तान, और फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही वाज ऑपरेटिंग ईरान में ये मौजूद था। 17 फेक पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल उसने किए। अब वो खुद कहता है फेक, हम तो कहते हैं भी ओरिजिनल था ना। बेसिकली तो 2 पासपोर्ट इस शख्स के पास से एक लिहाज से निकले हैं, एक वो कुलभूषण यादव वाला और दूसरा जो है वो हुसैन मुबारक पटेल वाला जो था, हुसैन मुबारक पटेल वाला। सो मकसद कहने का ये है कि ये इसका मतलब है कि इंडियन हुकूमत इसके पीछे थी, रॉ इसके पीछे थी, सर्विंग नेवल ऑफिसर। ये तो आप ये देखिए, ये जानिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इस तरह का एक इंसिडेंट सामने आया कि जहां पर इतना बड़ा एक आपने जो स्पाई नेटवर्क के ऊपर और टेररिस्ट नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका था वो आपने उसको एक लिहाज से पकड़ा। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इतना बड़ा इवेंट एक लिहाज से हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कुलभूषण यादव है, एक तो उसने रहना तो सारी जिंदगी आप गुजारनी उसने पाकिस्तान के अंदर है। अब रिव्यू के अंदर आपने देखना है कि क्या सारी सिचुएशन सामने आती है। एंड आई पर्सनली फील कभी हम क्यों उसको हैंग, एक लिहाज से में बिल्कुल जरूरत नहीं उसको हैंग करने की, उसको जिंदा रखिए। वाई? बिकॉज ये ऐसी सजा है, ऐसी तकलीफ है जो उन इंडियन टेररिस्ट को, उन इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को और उन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर आके तकरीबी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते रहे। स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अरबों डॉलर का आपका वैसे नुकसान हुआ और उससे भी बढ़ के जो कीमती जानें पाकिस्तान के अंदर जाया हुई वो तो सबके सामने सट्टी। इसके पीछे आप हिंदुस्तान को देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज यस इट इज अ विक्ट्री बेसिकली फॉर पाकिस्तानी, फॉर पाकिस्तान एंड द टीम विच हैड गॉन देयर। उन्होंने अपना जो खावर कुरैशी साहब हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का केस को प्लीड किया, इट इज वंडरफुल। तो ये जरूर मेरा ख्याल है इसका लेकिन करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? आईसीजे तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, वहां तो केस जाना ही नहीं चाहिए था। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस वक्त कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था इसके खिलाफ? अब उसमें 2 बातें आती हैं कि ये नेवल एयरक्राफ्ट आपका 1998 के अंदर इफ यू रिमेंबर, और हमारे ऑफिसर्स और सेलर्स उसके अंदर शहीद हो गए थे, पायलट शहीद हो गए थे उसके अंदर। व्हेन वी वेंट टू आईसीजे तो उसके अंदर हिंदुस्तान ने उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसकी वजह से सर्टली आप केस को आगे नहीं लेके जा सके। अब यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा जो पिछली हुकूमत थी ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन को ये ना एक्सेप्ट करते आईसीजे की। इन्होंने तो खुशी खुशी लेटर लिख के उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया और फिर ये चीज एक लिहाज से सामने आई। लेकिन स्टिल आप उससे कमेंड, ये जो आपकी लीगल टीम थी, अपना मुकदमा उन्होंने बेहतर तरीके से मेरिट के ऊपर ठीक तरीके से लड़ा और वो सजा को किसी तरीके से नेगेटिविटी के अंदर तो नहीं लेके जा सके। जब जैसा आप कह लें भाई वो तो पाकिस्तानी कानून भी आर्टिकल 199 के तहत जो है वो आप कह सकते हैं कि उसको वो रिव्यू के लिए या सजा को एक दफा दोबारा देखने के लिए बिल्कुल वो अलाउ करता है। हाँ, काउंसलर एक्सेस की अगर आप बात करते हैं, अब एक चीज इसमें जरूर आएगी। अब जब काउंसलर एक्सेस होनी है तो डेफिनेटली वो कुलभूषण ने कुछ कहना है, उनका काउंसलर अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर एक लिहाज से शुरू हो जाएगी। अब नेचुरली उसके लिए आपने देखना है, लेकिन उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ दिस इज द ओकेजन जो कि पाकिस्तान को मिला है
ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब ये कलभूषण का मुकदमा उठा था, चीजें सामने आई थी। बट नाउ इज द टाइम कि जहां पर अब हमें बिल्कुल एक ऐसा नैरेटिव माउंट करने की जरूरत है हिंदुस्तान के खिलाफ कि आप उसका चेहरा बिल्कुल अनअर्थ कीजिए, सबके सामने अनमास्क कीजिए, लेकर आइए। Exactly. बिल्कुल अग्री करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके वर्डिक्ट से। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। बेग साहब, जिस तरह अभी असद साहब ने भी यही बात की और कैप्टन रिटायर्ड अदीब साहब ने भी यही बात की कि हम इससे पहले एक ऐसी ऑलरेडी प्रैक्टिस रही है, हमने जासूस पकड़ा भारत का, लेकिन इंडिया ने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हुए उसको माना ही नहीं। देखें सर, इतनी एग्जाम्पल पड़ी थी हमारे पास। ज़्यादातर तो बात हो चुकी है जब आप मुझसे व्यूज़ ले रही हैं, लेकिन 2-3 इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिस्कस नहीं हुई। पहली चीज़ तो ये है कि वियना कन्वेंशन 1963 जो है वो कौंसलर रिलेशंस का है, जबकि और प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को डील करता है, जबकि ये प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, ये जासूस है। तो वियना कन्वेंशन की जो मराहत हैं वो इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती। आप कहें कि जी हमको एक्सेस दें वगैरह वगैरह, काउंसलर एक्सेस वगैरह, एक चीज़। दूसरी चीज़, यकीनन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसकी जो जुरिडिक्शंस है उसको चैलेंज करना था। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है कि दोनों पार्टियां एक आदमी पे मुत्तफिक होती हैं, एक इदारे पे मुत्तफिक होती है कि जो फैसला आप करेंगे हमें कबूल होगा। अब पाकिस्तान को अगर ये पता है कि ये जासूस है, ये काउंसलर सर्विसेज में नहीं आता, प्रिजनर ऑफ वॉर में ये नहीं है, तो उन्हें जुरिडिक्शन को चैलेंज करना चाहिए था और नहीं मानना था कि आर्बिट्रेशन में एक आदमी का मानने से आर्बिट्रेशन नहीं होता। सबसे ज्यादा जो ये स्टेटमेंट जो दिया कि ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, बार बार पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बताया और कुछ और लोगों ने भी बताया, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त जोर डाला था? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, लिहाजा जो उन्होंने जो फैसला किया पूरे जिम्मेदार उसके, इसमें इधर उधर नहीं निकल सकते। अच्छा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जजमेंट पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, अगेंस्ट नहीं है। ना उसको बरी किया, देखिए पॉइंट्स नोट कर ले, ना उसको बरी किया। भारत तो खुशियां मनाएगा क्योंकि उसने हाइप क्रिएट करी हुई थी ना, और उसका मीडिया इज नोन फॉर सच सेंसेशनल स्टोरीज जो कवरेज है जी। ना उसकी जजमेंट सेटिसाइड की है, ना उसको बरी किया है, ना उसको हवाले कहीं करने को कहा गया है, और पाकिस्तान के पास उसकी कस्टडी रहेगी। और एक चीज अलवीना जी वो सुन लें, ये बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज आपकी नेशनल मफाद में नहीं है जी, तो आप नहीं करें, तो आप नहीं मानेंगे। इसको डजन केसेस हैं जहां इस तरह की जो अदालतें हैं उन्होंने फैसले किया है और वो नहीं माना गया। कोई नहीं समझा पाया, क्या आप पीटीआई को समझा पाएंगे कि ये कोई हमारी बाइंडिंग नहीं है? देखिए नहीं, अब तो जजमेंट आ गई, केस चला, बहुत पैसे खर्च हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा डैमेज हमको नहीं मिला इस केस में जिसमें हमें उसको वापस करना पड़ता या सेटिसाइड हो जाती सजा। देखें, यूरोप ने ये जो जुमला कहा है कि रिव्यू करें सुप्रीम कोर्ट, वो क्यों कहा? इसलिए कहा कि यूरोप में डेथ पेनल्टी को जो कैपिटल पनिशमेंट जो है ममालिक में वो नहीं एग्जैक्टली, लिहाजा वो अपने ये पॉइंट समझिए आप। कानून को समझते हैं, अब हैग में बैठ के आप ये नहीं कह सकते इसको लटका दो जी, इसलिए कि आपके यूरोपियन कोर्ट्स में डेथ पेनल्टी मानते हैं, डेथ पेनल्टी को नहीं मानते, कैपिटल पनिशमेंट नहीं। आपको मैं एक बात कह के बात खत्म करता हूँ, जब जीएसपी प्लस हमको पाकिस्तान को मिल रहा था, 27 कंट्री की ड्यूटी फ्री मार्केट, उस वक्त मैं एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर था, टेक्सटाइल पे हमने बड़ी नेगोशिएट, आखिर में उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से डेथ पेनल्टी को खत्म करें, हम आपको जीएसपी देते हैं। ये यूरोपियन 27 कंट्री की डिमांड थी, हमने नहीं माना उसको। हमने दूसरे 27 कन्वेंशन थे उनके ह्यूमन राइट्स का था, वो सब रेटिफाई हमने यहाँ कराए और उनको माना। तो यूरोप में ऑलरेडी डेथ कैपिटल पनिशमेंट इसको कहते हैं, डेथ पेनल्टी को वो अच्छा नहीं समझते, लिहाजा ये तो उन्होंने बोलना ही था कि आप रिव्यू कर लें, बट प्रोगेटिव तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट का कि हम उसको रिव्यू करके कहते हैं नहीं हमारा तो फैसला सही है, हमारे लॉज के मुताबिक है और इसकी जो जुर्म है उसके मुनासिब ये उसकी सजा है। तो मैं समझता हूँ ऐसी आप आज मुझे भी बड़ी
सेंटिमेंटल लग रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को इसमें फतह हुई है। हमें ना मुजरिम को देने को कहा है, ना सेटिसाइड की है। डेथ पेनल्टी का उन्होंने नहीं बोलना था, क्योंकि हैग में आप एक जजमेंट कर रहे हैं तो डेथ पेनल्टी के लिए आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, और उसके बाद ये बाइंडिंग नहीं बहुत है। एक टेक्निकल पॉइंट आपने रेज किया है कि डेथ पेनल्टी का क्यों उन्होंने कहा। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? जो जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि ये एक उनका जो है एक ओपिनियन है, इसीलिए उन्होंने वर्डिक्ट में दो ऐसा चीज़ें कहा। बड़ी इसमें विभाग करता है। नंबर एक, जो आप कह रहे हैं पीएमएल हो ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? पीएमएल ने न सिर्फ चैलेंज नहीं किया, बल्कि डिलिबरेटली कुछ भी नहीं बोला, मेरी एक बात सुनिए। स्टेटमेंट भी नहीं दिया। मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, डिलिबरेटली बिहाइंड द सीन दे कनाइवेंस हुई है इंडिया के साथ कि इसको कैसे बचाया जाए। आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट मार्शल उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ। ये पीटीआई कह रहा था पहले, तो सच था ये? बिल्कुल सच था। और अभी आप जो कह रहे हैं, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी अपनी इतनी लंबी सर्विस में, दिस गवर्नमेंट इज ओनली फॉर पाकिस्तान that we have seen so far in the 11 months. यहाँ पर कोई किसी को लेट नहीं मिलेगा। जो फैसला आया है, अगर इसके बरक्स भी आता तो आई एम श्योर इट वुड नॉट हैव मैटर एनीथिंग। नाउ एज पर आवर रूल, जो भी एक नेवल ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जिसका कोर्ट मार्शल होता है, लास्ट रिजॉर्ट एक चीज होती है कि वो रहम की अपील कर सकते हैं एज पर आवर रूल्स प्रेसिडेंट को। जी, दैट इज द ओनली स्टेप लेफ्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिस इज द ओनली थिंग। अदरवाइज देयर इज नथिंग स्टॉपिंग अस टू हैंग हिम। जी, एब्सोल्युटली, आई एम क्वाइट क्लियर कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस को हमने पाबंद किया, इंडिया अगर वो सेलिब्रेट करा, लेट देम सेलिब्रेट। बट अल्लाह का शुक्र ये कि सब पीएमएल की हुकूमत नहीं है। अगर वो वही करते हैं। हुकूमत होती तो इस वक्त उसको हार पहना के जाके बॉर्डर पर सलूट करके देकर अब आते। छोड़ दे। हाँ, ये उन्होंने ये कह दिया, छोड़ दे। जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है, उन्होंने मेरी बात में एंडोर्स किया है कि ये वियना कन्वेंशन के तहत इस केस को नहीं चलाया जा सकता था, ये उसके एम्बिट में नहीं आता। प्रिजनर्स ऑफ वार्स आते हैं। एग्जैक्टली। Consular And there's a huge relations difference in prisoner of war और ये प्रिजनर्स ऑफ वार नहीं था, ये जासूस था। जी। और जासूस जो है वो 1963 के बैनर कन्वेंशन फॉर कॉन्सुलर सर, रिलेशंस हमने अभिनंदन को भी पकड़ा। अगर वो जासूस नहीं था, वो प्रिजनर ऑफ वॉर में आता है, फिर भी हमने उसको भी रिहा किया। हालांकि वो भी गुड जेस्चर में। ये कोई नई चीज नहीं है। जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में भी वो इंडिया में जाके ये बात कह कर आ गए थे कि रॉ एंड आईएसआई एक दूसरे के साथ ये करते रहते हैं। हमारे जासूस वो पकड़ते हैं, हम उनके पकड़ते हैं। वो जासूस पकड़ते हैं, एट सर्टेन स्टेज व्हेन दे टॉक, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे बेग साहब कह रहे हैं, दिस इज नॉट जासूस, ये वो था ट्रेट, वो कहते हैं टेररिस्ट नहीं, जासूस के साथ टेररिज्म था। दोनों चीज थी। प्रिजनर्स ऑफ वार नहीं था। एग्जैक्टली। जी, इसलिए इस पर ये वो चीज लागू नहीं होती। ही इज अ टेररिस्ट कम जासूस एंड ही हैज destroyed a lot of things in Pakistan. कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसका। जी, उसने माना है। और मैं इस पे जानूंगी आप दोनों से आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि आईसीजे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने ये जो एविडेंसेस हैं वो नहीं दिए कि क्या वाकई कुलभूषण जाधव वहाँ के हालात, पाकिस्तान के हालात डिस्टर्ब करता था और वहाँ पे टेररिज्म करता था। ये पाकिस्तान प्रूव नहीं कर पाया। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे। इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो कुलभूषण जाधव है उसके हवाले से, और मैं सवाल छोड़कर गई थी अपने मेहमानों के लिए कि आखिर पाकिस्तान ने एविडेंसेस क्यों वहाँ पर शामिल नहीं किए। सर, क्या लगता है आपको, क्या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास नहीं थे, लेकिन जो हमारी लीगल टीम थी, एक्सपर्ट, वो बहुत अच्छे थे और वो अपनी रेपुटेशन की वजह से पूरे मुल्क में जाने भी जाते हैं? जो पहली जो हियरिंग हुई है उसमें जो उनकी हुकूमत जो इसको भेजा था, ही डिड नॉट कॉम्पिटेंट नहीं था, बल्कि एज मैटर ऑफ डेलिबरेटली भेजा गया था उसको केस को खराब करने के लिए। खावर कुरैशी और मंसूर साहब अब जो गए, जब सेकंड टाइम देन दे वेंट विद दैट क्लियर हेडेड कि हाँ जी इन्होंने सब सबूत दिए, सारी चीजें प्रोवाइड किया। जी, तो क्यों आपको लगता है कि सर हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं थे? एविडेंसेस थे, लेकिन देखिए ना, अब बहुत सारी चीज़ें जो अगर आपको भेजा जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये नहीं करेंगे तो वो आप नहीं करें। तो जो टीम गई थी फर्स्ट टाइम हियरिंग में, दे डिलिबरेटली डिड नॉट प्रेजेंट द केस इन द मैनर दैट वाज रिक्वायर्ड। उसके बाद ये सेकंड जब ग्रुप गए हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब है, इन्होंने जो केस लड़ाए और इन्होंने सारे प्रूफ्स दिए, तब जाके वो चीज़ संभली और ये डिसीजन आया। अगर उसी बेसिस पे डिसीजन आता तो शायद ये डिसीजन नहीं होता।
ठीक। वैसे यहाँ पे मैं बेग साहब से थोड़ा सा जो है इकोनॉमी के हवाले से भी जानूंगी, लेकिन हमें यहाँ पे कॉल पे ज्वाइन किया एडवोकेट याया फरीद ख्वाजा ने, उनको भी शामिल करते हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अलवीना, आपकी आवाज नहीं आ सक रही। याया अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम सलाम अलवीना, बिल्कुल आ रही है। याया, आज जैसे कि आप जानते हैं आईसीजे का वर्डिक्ट आया है सामने, और कुलभूषण जाधव केस में आया, और जो जुरिस्डिक्शन थी वो हमारी थी ही नहीं इस एस्पेनॉज केस की, और जज ने खुद वर्डिक्ट अनाउंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान डिड नॉट चैलेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, हमारी कमजोरी यहाँ पर थी। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर उस वक्त ये केस ना जाने देती तो सारा का सारा जो सिनेरियो था वो तो बहुत क्लियर था, जो कुलभूषण था उसको सजा भी हो जाती एज पर मिलिट्री कोर्ट्स, और ये किस्सा खत्म हो जाता। भारत अब अपनी झूठी विक्ट्री ना मना रहा होता आज। जी अलवीना, देखिए जो आज का वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट तो ना तो ये इंडिया की कोई विन है और ना ही पाकिस्तान की इसके अंदर कोई फेलियर है। ये एक बड़ा पार्शियल सी एक जजमेंट आई है, क्योंकि देखिए इंडिया के 4 मेन प्लेयर्स थी जो जब इन्होंने ये केस किया। पहले तो वो कह रहे थे कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि डिक्लेयर करे आईसीजे के जो सेंटेंस पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने दिया है वो वियना कन्वेंशन के को वायलेट करता है और इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को। थर्डली इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जाए कि वो डिसीजन को अनल कर दे जो मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन है। और फोर्थली के आईसीजे डिक्लेयर करे कि जो सेंटेंस है ये इलीगल है और यादव को छोड़ दिया जाए और यादव को सेफ पैसेज टू इंडिया दिया जाए। अब अगर आप देखें तो आईसीजे ने इंडिया के फेवर में सिर्फ 2 बातें की हैं, और जो बाकी 2 बातें, कस्टडी भी नहीं मिली। जी अब देखिए कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है डेथ सेंटेंस को, और साथ और किस ग्राउंड डेथ सेंटेंस को सस्पेंड नहीं किया। जी उन्होंने इस एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया है, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में लाइक टू रिव्यू द डिसीजन। जी तो वो स्टे हुआ ना एक तरह का सर। नहीं वो स्टे नहीं, रिव्यू स्टे मींस दैट यू कांट डू इट। अच्छा, खाली उनका सजेशन दी है, उनसे एक सजेशन दी है एंड दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस। अच्छा ठीक है, उन्होंने खाली सजेशन दी है, वे लाइक टू रिव्यू। क्या हमारे ऊपर अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, जो भी देखिए आईसीजे की रूलिंग्स हैं वो उनके पास इन्फोर्स करने की वो पावर्स नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, आईसीजे ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान ने इनको काउंसलर एक्सेस नहीं दी अंडर आर्टिकल 36 पैरा 1B ऑफ द वियना कन्वेंशन। लेकिन इंडिया की जो 2 और प्रेयर्स थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव को सेफ पैसेज दिया जाए इंडिया को, और पाकिस्तान जो है वो डिसीजन मिलिट्री कोर्ट का उसको अनल कर दिया जाए। आईसीजे ने उसमें पाकिस्तान के फेवर में डिसाइड किया, इंडिया के फेवर में डिसाइड नहीं किया। तो एक पार्शियल फेवर था इंडिया को, लेकिन फुल उनके सपोर्ट में वर्डिक्ट नहीं आया, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन था वो ये था क्या यादव जो है वो स्पाइनेज और टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहा था, उसके ऊपर कोर्ट ने इंडिया के फेवर में रूलिंग नहीं दी। इंडिया ने सिर्फ ये कहा है कि आप इनको काउंसलर एक्सेस दे दे और रिव्यू कर दे अपने डिसीजन को। तो उन्होंने कोई सेट असाइड नहीं की डिसीजन, मैं फिर कहूंगा सेट असाइड नहीं किया, उन्होंने स्टे किया है जब तक पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस नहीं देता और इसको रिव्यू नहीं करता। तो कहीं से भी ये इंडिया की विन नहीं है, ये पाकिस्तान की आप क्या समझते हैं, एक और पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विन है, एक पाकिस्तान के आइन की है, जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A के हवाले से कहा गया है कि ये बहुत अच्छा रिव्यू करने का एक आर्टिकल है, ये रिव्यू फोरम्स पर जाने का बहुत अच्छा तरीकाकार है, और इन रिव्यू फोरम्स पर जाया जाए आर्टिकल 10A के मुताबिक, और इसको दोबारा से फैसले को रिव्यू किया जाए। क्या ये भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस हुआ है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये पाकिस्तान की इसके अंदर विन है। इस तरह विन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स हैं, देखिए वो एक फेयर ट्रायल देते हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स इंडिया के मिलिट्री कोर्ट्स की तरह के नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 है जहां फेयर ट्रायल की बात करता है, तो मिलिट्री कोर्ट्स ने वो फेयर ट्रायल दिया है। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि वो असिस्ट करे पाकिस्तान को, म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज होती हैं उसके अंडर असिस्ट करे पाकिस्तान को इंक्वायरी के अंदर, और इंडिया था जिसने मना कर दिया था असिस्ट करने से, जिससे साबित होता है कि इंडिया actually violated Article 2F of the UN Security Council resolution, जो कहता है कि अगर ये कंट्री है वो फेल कर दे, देखिए इंडिया का इसमें फेलियर है टू एक्ट इन गुड फेथ टू द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, और ये यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन बाइंडिंग है। तो इंडिया ने तो खुद ही पाकिस्तान को असिस्ट करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के ऊपर अब देखिए पाकिस्तान का क्लेम काउंसलर एक्सेस का ये है कि ये एस्पाइनेज एक्टिविटीज के अंदर पाया गया था। अब आप ये भी देखें 1938 से आईसी स्टेट्स हैव बीन रिलक्टेंट to give any kind of consular access to people who to SS persons
who are engaged in terrorism activities or espionage activities. अब देखिए पाकिस्तान का एक और क्लेम था कि 2008 का एग्रीमेंट इसके ऊपर लगेगा और इंडिया क्लेम कर रहा था कि नहीं इसके अंदर VCCR अप्लाई होता है। अब आप देखिए बायलैटरल ट्रीटीज जो दो मुल्क आपस में साइन करते हैं वो दे ऑल्सो हैव अ प्लेस इन द इंटरनेशनल लॉ, वरना वो बायलैटरल ट्रीटी का फायदा क्या? अब 2008 का जो पाकिस्तान और इंडिया ने एग्रीमेंट किया, इट हैड एम्पलीफाइड एंड सप्लीमेंटेड द प्रोविजंस ऑफ VCCR, लेकिन गालिबन कोर्ट ने इसको एग्री नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि VCCR जो है वो फिर भी अप्लाई होता है और काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। और दो केसेस कोर्ट ने इसके ऊपर रेफर किए और वो इंडिया ने ही केस एक्चुअली रेफर किए थे। वो एरिना केस था 2004 का और एक लेग्रांड केस था। ठीक है, या आपसे इस पे डिटेल में भी नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बेग साहब, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज और वक्त बहुत कम है। वक्त दिया ही नहीं आपने, बल्कि आपने टेलीफोन पर रखा हुआ था तो आप उन्हीं पे कर लेते हैं। नहीं बेग साहब, वो आप लोग की जो है एक्सपर्टीज अच्छी है इसमें, तो हमें आपकी राय भी इसमें जाननी थी। तो आप हमें इकोनॉमी के हवाले से बताएं जरा कि इकोनॉमी के इस वक्त जो सारा सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, तो आपको क्या लगता है जो कुछ आजकल जो फैसले हो रहे हैं, ताजिर बिरादरी नाराज है, तो क्या इनके हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब होंगे? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बजट के बाद आई थी पूरी टीम को लेके, उसमें हमें बुलाया था, हम 3-4 आदमी थे फेडरेशन की तरफ से, और मुझसे ही उन्होंने ओपनिंग कराया था। हमने उनसे कहा कि देखिए बिजनेस कम्युनिटी अनरेस्ट है और सब कारोबार ठप हो गया है, और ये जो गवर्नर स्टेट बैंक आपके साथ बैठे हैं, इनकी ये पॉलिसी कि ये डिस्काउंट रेट और पॉलिसी रेट बढ़ा के अफरात ज़र इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ना माजी में कभी हुआ है ना अब होगा। मैंने कहा इनकी हमारी सोच ऐसी है, आप इंटरवीन करें, नहीं तो अगर रेट बढ़ते गए, और IMF की रिपोर्ट में 14% डिस्काउंट रेट की बात की है, 14% पे ये कल इन्होंने 1% बढ़ाया। एक एलिगेशन जो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है उस पर आप क्या कहेंगे? वो ये एलिगेशन है कि जो बिजनेस कम्युनिटी वो टैक्स से फरार की कोशिश कर रही है। डिफरेंट टॉपिक पे चाहिए। मैं तो पहले ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो 1% पहले 12.25 था, 1% कल बढ़ाया 13.25। जब स्टेट बैंक का रेट हुआ तो बैंकों के रेट 16-17% हो। इस पे ना कोई सनत लग सकती है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग लोन है वो डिफॉल्ट होंगे, सनतें बंद होंगी, बेरोजगारी होगी, तो नई जॉब्स क्रिएशन के बजाय ठीक है, I got your point, जहाँ तक लेकिन बिजनेस इस एलिगेशन पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये एड्रेस होना बहुत जरूरी है। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल पे करना चाहती है। जो बड़े हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हम सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को। हम चाहते हैं कि कानूनी जो माशत की दस्तावेजी शक्ल मिले, लोग टैक्स नेट में आए, उसके लिए हम टोटल सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरेशन ने कोई स्ट्राइक कॉल नहीं की, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं किया, बल्कि कंट्राडिक्ट किया कि हम स्ट्राइक कॉल शटर डाउन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में फिर भी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे ऐसे मेजर्स, टैक्सेस लगा दिए गए हैं। 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के ऊपर सेल टैक्स दोबारा नाफिज कर दिया है 17%। उससे एक और एलिगेशन है बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कि गैस थेफ्ट, वाटर थेफ्ट और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, ये तो बात सुने ना, अगर आप ऐसे GC हैं और आपकी चोरी हो रही है तो चोरी करने वाले की बराबरी आप भी मेरे नजदीक जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप फेल हो गई, आपकी कोई मेजर्स नहीं है कि उसको आप रोक सके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो उस इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी जिम्मेदारी है। आप लटकाएं उसको, करें सनत को बंद, मारे छापा। अगर कोई चोरी करता गैस या TND लॉसेस बढ़ते हैं कहीं पे, या कुंडा लगाता है, वो नजर आता है। तो ये तो उन इदारों की कोताही और कमजोरी है कि वो मिलके उनके साथ पैसे खा के आंखें बंद करके वही सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन जो बड़े इदारे हैं, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, हमने यहाँ पे वो आए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको भी मैंने कहा था, संडे को मिले थे वो, कि एक जितने आदमी बैठे हुए 20-22 आदमी थे, ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स से, जिसका अकाउंट डिक्लेयर नहीं है, जिसके असासे डिक्लेयर नहीं है। हाँ, मैंने कहा मैं गारंटी के साथ, मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट सब है ये, हम चाहते भी हैं, क्योंकि हमें पता जो वक्त आ गया है इसके बगैर हम चल भी नहीं सकेंगे, लिहाजा माइट एज वेल। लेकिन जो छोटे ताजिर हैं, मार्केटों के ताजिर हैं, जोड़िया बाजार के ताजिर हैं, उनका एक माइंडसेट है 40-40 साल से, वो अभी टैक्स नेट में आते घबराते हैं। उन्हें डर है एक बार अगर हम टैक्स नेट में आ गए तो इनकम टैक्स वाले रगड़ देंगे हमको।
अब मैंने एक चीज कही थी, वो बात बहुत जरूरी है, वजीर आजम ने बहुत पसंद किया। मैंने कहा 1,20,000 नए टैक्स फाइलर टैक्स नेट में आए एमनेस्टी में, 1,20,000। ये वो लोग हैं जो पहले कभी आई नहीं थे। ये अब एक लिटमस टेस्ट है, एग्जाम्पल है बाकी नॉन फाइलर के लिए कि उनको देख के वो आएंगे। अगर एफबीआर का ट्रीटमेंट इनके साथ खराब हुआ वो भाग जाएंगे। अच्छा। अगर एफबीआर का ट्रीटमेंट तो इनके यानी साथ, आप ये कह रहे हैं कि कॉशियस, आपने कॉशियस कर दिया एफबीआर को। सर जैसे बेग साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट आज से पहले कभी हिस्ट्री में नहीं आया इकोनॉमी में, और वो टैक्स नेट में नहीं रजिस्टर हुआ, तो क्या अब एफबीआर को कुछ प्रोविजंस की जरूरत है, या उनको ऐसे चलना है कि लोग उनसे घबराएं ना, डरे ना? देखें, जैसे बेग साहब एक्सपर्टीज इनके सामने मैं क्या बोलूँ, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, वो ये कि जो नए टैक्स नेट आए हैं लोग, उनको जो ट्रीटमेंट देंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब वो देखेंगे कि जिनको फायदा हो रहा है तो दूसरे भी आते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। सर लेकिन एक और कंसर्न है लोगों को, वो ये कहते हैं कि हमें ब्राइब्स भी देनी पड़ती हैं, वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, वो हर जगह ब्राइब्स अलग दें और अलग हम लोग टैक्स दें, हम क्या करें? नहीं, ये जैसे आई एग्री विद बेग साहब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है जो इफ आई एम मेड इन चार्ज देन इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं जब डीजी नाजरा था तो मेरे जो काउंटर पे लोग बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, मैं जवाब देता था कि तो वो भाई द मैन सिटिंग ऑन द टॉप, अगर वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगा, आदमियों को चेक करेगा, बजाय एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे रहे, वो बुलाएगा उनसे एवरी डे ब्रीफिंग, तुमने क्या किया, कल क्या करना है। He has to be more proactive। जब प्रोएक्टिव काम करेंगे एफबीआर वाले तो ये कॉन्फिडेंस होगा और वो फिर ब्राइब्स खत्म हो जाएंगी। जब वो उन्होंने कहा कि हम शेकअप करेंगे पूरा एफबीआर, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट खत्म कर रहे हैं। यानी अमेरिका में किसी को नहीं पता होता कि मेरा कमिश्नर इनकम टैक्स कौन है और एडिशनल कमिश्नर, वो जानते भी नहीं है। रिटर्न ऑनलाइन उन्होंने फाइल करा, वहां से आगे इतना दे दो, चेक जाके जमा करा। यहाँ जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है, डिस्क्रिप्शंस है। लास्ट टाइम जब आप प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त आप डेलीगेशन को लेके गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, तो उस वक्त आप लोगों ने कौन सी चीजें इकोनॉमी की बेहतरी के लिए सजेस्ट की और आपको क्या लगता है कितना अमल होगा उस पर? देखिए, हमने वज़ीर आज़म, पहली चीज़ तो मुझे नीयत पे उनके कोई शक नहीं है, इज ए ऑनेस्ट रिप्यूटेबल आदमी है, उनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है औरों के मुकाबले में, क्रेडिबल लोग हैं। लेकिन जो चीज़ मेरी कंसर्न है वो ये है कि वो 40 साल का इकोनॉमिक मैस एक साल में अगर हल करने निकले तो वो नहीं होगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, इसमें आप लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अब आप कहते हैं कि जी ये भी हुआ गलत, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, हम सबको सही करते हैं, तमाम मरात वापस करते हैं। उन्होंने कहा जी जो एप्टमा ने, टेक्सटाइल वालों ने मरात लिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग लॉबी थी या सर रसूख था, वो सब सेल एक्सपोर्ट बढ़ाई नहीं, लिहाजा हम खत्म कर रहे हैं। हमें इतना नुकसान पहुंचाया है, कितनी बड़ी 6 बिलियन की पेनल्टी उल्टा लगा दी, ये भी पुरानी जो हुकूमतें थी उनका एक फ्लॉ था। देखिए, इस मुल्क के साथ मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, इंडिविजुअल कैन मेक मिस्टेक, इख्तियार, अलवीना और कैप्टन साहब गलतियां कर सकते हैं, मुल्क गलती नहीं कर सकते। नेशन की जो गलतियां होती है वो फिर भुगतनी पड़ती है आने वाली नस्लों को। $6 बिलियन और स्टील मिल, ये दो ऐसे ब्लंडर थे, मैं लरस गया था जब स्टील मिल ले रहे थे। आज स्टील मिल बंद है, कोई खरीदने वाला नहीं। उस वक्त पैसे भी मिल रहे थे, स्टील मिल को चला भी रहा था कोई ग्रुप प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन इफ्तार चौधरी साहब ने उसको वो देखें यहाँ आराम से बैठे हुए कैंसिल कर दी उसको। उसके बाद रिकोडेक, वो भाई इंटरनेशनल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ब्रास की है, उसके साथ मुआहदा किया हुआ आपकी गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान ने। कॉन्ट्रैक्ट था 12 साल कैसे हुआ? और वो एक्सटेंशन हुई होगी, कुछ भी पैसे लेके करा, डर से कहा, खौफ से किया, मोहब्बत से किया, इसमें मैं नहीं पढ़ा। वक्त खत्म हो गया। सिर्फ आपसे एक और वर्डिक्ट जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त नहीं था आज और डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा थी, तो हमें जज अरशद मलिक वीडियो केस के हवाले से भी बात करनी थी। इस पर जो मरकजी मुलजिम है मियां तारिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये भी PMLN की तरफ से जुडिशरी को नाकाम और नाकिस बनाने की कोशिश थी? ऐसी रंग देने के वजह ये कहूँगा कि हमारी मॉरल वैल्यूज बड़ी खत्म हो गई हैं। ये प्राइवेसी पे हम बिलीव नहीं कर रहे और ब्रीच ऑफ ये प्राइवेसी के लिए हम हर कुछ करने को तैयार हैं, इखलाकी गैर अखलाकी। मैं इस प्रोग्राम से सिर्फ एक मैसेज दूंगा, खुदा अपनी मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखें। मैं भी ये बात करती हूँ हमेशा से। सर, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? लास्ट वन वर्ड कि
चाहे वो गुलभूषण यादव हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो रिकॉर्डिक हो, चाहे जो पीएमएल की 5 साल की परफॉर्मेंस थी, ये सब इवन इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जिसको आप लेकर आए थे, इन सब ने ज़ाती मफाद के खातिर कौम के मफाद को रद्द किया, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। और जैसा कि एक साहब ने कहा, इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर, लॉन्ग टाइम टू रिकवर, लेकिन रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो गया है एंड इंशाल्लाह इट विल रिकवर। इंशाल्लाह इट विल रिकवर। और हम एक पॉजिटिव नोट पर ही प्रोग्राम हमेशा ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि मुल्क में बेहतरी आएगी। और कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करती चलूँ आज के प्रोग्राम में, वो ये है कि भारत जो अपनी झूठी खुशी मना रहा है, हमेशा की तरह भारत की कोई विक्ट्री नहीं हुई। आईसीजे की आज वर्डिक्ट जो कि अनाउंस हुआ है, क्लियरली उसमें कहा गया है कि ना तो कस्टडी में जाएगा उनका जो जासूस है कुलभूषण, पाकिस्तान की कस्टडी में रहेगा, और ना ही उसका डेथ सेंटेंस को जो है उन्होंने सस्पेंड किया है। तो ये दो बड़ी, और तीसरी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है वो ये है कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो आर्टिकल 10A है उसको डिस्कस किया गया है कि रिव्यू फोरम्स पे जो है आप जा सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा रिव्यू फोरम है। और आज हमने ये भी जाना कि डेथ सेंटेंस को क्यों वो कह रहे हैं कि रिव्यू कर लें, क्योंकि ये बात कानून जानने वाले लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में डेथ सेंटेंस माना ही नहीं जाता, लेकिन हमारा क्योंकि हमारा शरई कानून इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी इंप्लीमेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग डेथ पेनल्टी को अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते। बहुत कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज ने कि हमारे मुल्क से निकाला जाए, लेकिन फिर भी हमने उसको कभी नहीं निकाला। तो इंडिया के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं है। झूठे सहाफियों से मैं कहती हूँ कि बस करें, अपनी कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें और सच बताएं कि आप लोग का क्या हाल हुआ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।